आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट, डू नॉट गेट कंफ्यूज इनएविटेबल एक्सीडेंट विद एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में कंप्लीटली नेचुरल फोर्स होती है, इनएविटेबल एक्सीडेंट अनएक्सपेक्टेड होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल फोर्स लगे। कैन वी जस्ट रीड दिस? Accident means an unexpected injury, and if the same accident could not have been stopped or avoided, in spite of taking all due care and precaution on the part of defendant, then he will call it inevitable accident. अब बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड इंजरी होती है, ठीक है। सेम एक्सीडेंट कुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड और अवॉइडेड, ऐसा एक्सीडेंट जिसे हम रोक नहीं सकते। कब तक नहीं रोक सकते? ऑल ड्यू केयर प्रिकॉशंस के बाद भी हम उसे नहीं रोक सकते, ठीक है, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रोकने का ड्यूटी किसकी थी? डिफेंडेंट की ड्यूटी थी, ठीक है। इसके बाद भी अगर वो ऑफेंस हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन, इनएविटेबल एक्सीडेंट कैसे होते हैं? अनएक्सपेक्टेड इंजरी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन, अगर हम बात बोलते हैं कैसे स्टॉप ना हो, क्या ड्यू केयर और प्रिकॉशन होते हैं? ये जो वर्ड्स हैं यही डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टॉप नहीं कर पाए केयर के बाद भी, स्टॉप करने की ड्यूटी किसकी होती है इनएविटेबल एक्सीडेंट में? फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनएविटेबल एक्सीडेंट को रोकने की ड्यूटी किसके पास होती है? वो ड्यूटी होती है हमेशा डिफेंडेंट के पास, ठीक है। आगे चलते हैं। केस की बात अगर अब हम करें, एक केस है हमारे पास, होम्स वर्सेस मैथर, 1875 का केस है। अ डिफेंडेंट हॉर्स वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिज सर्वेंट। डिफेंडेंट का हॉर्स है, कौन ड्राइव कर रहा है? सर्वेंट। ड्यू टू द रीज़न देखो अब यहाँ पे, ड्यू टू द बार्किंग ऑफ डॉग्स द हॉर्स बिकेम अनमैनेजेबल एंड स्टार्टेड टू बोल्ड। इन स्पाइट ऑफ, आ गया देखो हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट, एवरी एफर्ट, हर एक पॉसिबल एफर्ट करने के बाद, द हॉर्स नॉक्ड डाउन द प्लेंटिफ, हॉर्स ने क्या किया? प्लेंटिफ को नॉक डाउन कर दिया, नॉक डाउन द प्लेंटिफ। दिस मेक्स it a case of inevitable accident and the defendant were held not liable, were held not liable। क्या हुआ? not liable। डिफेंडेंट का जो घोड़ा था उसे उसका ड्राइवर लेके जा रहा था रास्ते से, ठीक है। वहाँ पे कुछ डॉग्स थे, उनके भौंकने की वजह से, बार्क करने की वजह से क्या हुआ? जो हॉर्स था वो अपना कंट्रोल खो चुका था। ड्राइवर ने एफर्ट्स किए, कैसे किए? एक्सट्रीम एफर्ट्स किए थे, लेकिन वो उसको नहीं रोक पाए और उसकी वजह से क्या हुआ? प्लेंटिफ को जो इंजरी हुई है उस इंजरी के लिए डिफेंडेंट को हम लायबल नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे, बिकॉज ये इंजरी कैसी थी? ये अनएक्सपेक्टेड थी। इसमें नेचुरल फोर्स तो नहीं थी, लेकिन जो एक्सीडेंट था वो अनस्टॉपेबल था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा एक्ट ऑफ गॉड की, ठीक है। किस चीज़ की बात करते हैं हम? एक्ट ऑफ गॉड की। चलो, एक्ट ऑफ गॉड क्या कहता है बेटा? एक्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो नोन एज विस मेजर। इसको लिख लो, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है एक्ट ऑफ गॉड को और किस नेम से बोला जाता है। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हो,
ऑप्शंस में आता है और बहुत बार देखने को मिलेगा। जब तक आप एलएलएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पे, तो हमसे बस ये वाला पोर्शन छुपा लिया जाता है और इन लाइंस को एज इट इज़ पैराग्राफ में इम्प्लाइड किया जाता है और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ते हैं क्या बोलता है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। विच मेजर, ठीक है। अब बोलता क्या है, Act of God serve as a good defense under the law of tort. It is also recognized as a valid defense in the rule of strict liability. In the case of Rellin versus Fletcher, the defense of act and inevitable might look the same. बहुत बार ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में गलत लिख के आते हैं। Act of God is a kind of an inevitable accident in which क्या होता है, natural force plays their role and cause damage. For an example, heavy rainfall, storms, tides, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, नेचुरल फोर्स। क्या होता है, नेचुरल फोर्स, ठीक है, नेचुरल फोर्स। लेकिन ये नेचुरल फोर्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। नेचुरल फोर्स हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। एक्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, विच मेजर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, एक्ट नेचुरल फोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। क्वेश्चंस में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या ये दोनों सेम हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, नेचुरल फोर्स का। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, थोड़ा मैसी लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर। दूसरा क्वेश्चन, सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है, नेचुरल फोर्स का डिफरेंस है, सिमिलर नहीं है दोनों, ठीक है। कहाँ अप्लाई होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी यूज़ किया गया। कौन सा केस था, रेलिन वर्सेस फ्लेचर का केस था। किस तरीके के होते हैं, रेनफॉल हो गया, स्टॉर्म हो गया, टाइड्स हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेचुरल फोर्स कैसी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड हमारे इस स्लाइड में से। कौन कौन से हैं, एक्ट ऑफ गॉड इज नोन एज विस मेजर। विस मेजर की अगर हम बात करते हैं, कौन सा केस था जिसमें अप्लाई हुई थी, रेलिन्स वर्सेस फ्लेचर। इसको हम नाम देते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस कहते हैं, ठीक है। डिफेंस ऑफ एक्ट जब भी हम यूज़ करते हैं, डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कैसा होना चाहिए, हमेशा नेचुरल फोर्स बेस्ड होना चाहिए। नेचुरल फोर्स कैसी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एग्जांपल क्या है, हैवी रेनफॉल होना चाहिए, स्टॉर्म्स होने चाहिए, टाइड्स होने चाहिए। लेकिन क्या इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल है। दीज बोथ आर नॉट सिमिलर। क्या डिफरेंस है, नेचुरल फोर्स का डिफरेंस है। गाड़ी का ख़राब होना, गाड़ी का इंजन ख़राब होना नेचुरल फोर्स नहीं है, सिर्फ मशीनरी डिफ़ॉल्ट है। लेकिन हैवी रेनफॉल किसी मशीन की वजह से नहीं, सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होती है। इन 5 या 6 पॉइंट्स को मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिवली डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेलिन्स वर्सेस फ्लेचर केस की। बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट में, ठीक है। और या तो हम इस केस को स्पेशली आई वुड प्रेफर कि मैं तब डिस्कस करूं जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रॉपर चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एक हिंट दे देते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, वो अपने घर में एक रिवर शाफ्ट बनाते थे, पानी स्टोरेज का एक शाफ्ट बनाते हैं बहुत बड़ा, उसमें पानी स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे और उसकी वजह से जो उसका पानी स्टोरेज का, वाटर स्टोरेज का शाफ्ट होता है वो
ब्रेक हो जाते हैं और पूरे एरिया में पानी ही पानी फैलता है। ठीक है, तो वो जो लॉस होता है उस बारे में इस केस में बात करी गई है। क्या वो नेचुरल फोर्स कंसिडर किया जाएगा या वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस कंसिडर किया जाएगा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का बेटा बेसिकली मीन्स होता है जहाँ पे आपको हर कंडीशन में लायबल डिक्लेयर किया जाता है। इन एनी केस यू आर लायबल फॉर द इंसिडेंट फॉर द एक्ट जो आपकी वजह से, आपकी प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। इस केस में ये बोला गया कि हैवी रेनफॉल इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे, हाईली लेवल पे, बहुत ज़्यादा लिमिट में पानी को स्टोर करना इज़ नॉट एन नेचुरल फोर्स। वो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करी थी। अगर आप उतना पानी स्टोर ना करते तो शायद एक्ट ऑफ गॉड की वजह से भी, शायद हैवी रेनफॉल की वजह से वो लॉस ना होता। ठीक है, तो यहाँ पे उस इंडिविजुअल को जो प्लान डिफेंडेंट था उन्हें स्ट्रिक्टली लायबल डिक्लेयर किया गया था। फर्दर में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी चलते हैं हम अपनी एक स्लाइड पे एक्ट ऑफ गॉड के बाद। एसेंशियल्स क्या होते हैं हमारे एक्ट ऑफ गॉड के बेटा? एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं बता चुकी हैं। एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स क्या हैं हमारे? नेचुरल फोर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, ठीक है, एंटिसिपेटेड, गार्डेड अगेंस्ट रीजनेबली, विच कुड बी एंटिसिपेटेड एंड गार्डेड रीजनेबली, एंड नॉट द वन। कैसी नहीं होनी चाहिए? नॉट द वन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे एक्ट ऑफ गॉड पे, उनको लिख लीजिए। पहला नेचुरल फोर्स होनी चाहिए, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तीसरा नॉट एंटिसिपेटेड, आप उसे ना रोक पाए। ठीक है, आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ नेचुरल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्लीड द डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्क। बहुत ही एक्सेस लेवल पे वो नेचुरल फोर्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी बारिश हो रही है, आप चाहें तो डैम का पानी शिफ्ट करके उस चीज़ को रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं करा। दैट इज़ नॉट एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मीन्स कि आप उसको कुछ भी करके नहीं रोक पाए। नॉट द वन, एंटिसिपेटेड और गार्डेड अगेंस्ट रीजनेबली, आप उसे किसी भी लिमिट पे आके रोक नहीं पाए। आगे चलते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्राइवेट डिफेंस अब हम बात करते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द प्राइवेट डिफेंस। बेटा प्राइवेट डिफेंस होता है जब भी आपको लगता है, या जब भी लगता नहीं यूज़ करना वर्ड, एप्रीहेंशन इज़ नॉट अलाउड। जब भी आपके अगेंस्ट कोई फोर्स यूज़ करी जाती है, वेन एवर देयर इज़ अ फोर्स यूज्ड अगेंस्ट यू बाय मशीन के थ्रू, बाय ह्यूमन बॉडी के थ्रू, बाय एनी काइंड ऑफ एक्शन, एंड इफ़ यू रियलाइज एट दैट मोमेंट कि वो जो एक्शन है इट विल और इट इज़ एक्चुअली डेंजरस टू योर लाइफ। ठीक है, उतने फोर्स में अगर आप किसी को हार्म पहुंचाते हो तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? उसे हम कंसिडर करते हैं प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के बारे में मैंने कल भी बताया था कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जब आप फोर्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो इसके एसेंशियल्स कुछ होंगे, पहले हम उसको पढ़ते हैं इन पैराग्राफ को, उसके बाद क्वेश्चंस ढूंढते हैं इसमें से। प्राइवेट, द लॉ हैज़ गिवन परमिशन टू प्रोटेक्ट वंस लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन, प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है? लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। एंड फॉर दैट इट हैज़ अलाउड द यूज़ ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज प्रॉपर्टी। द यूज़ ऑफ फोर्स इज जस्टिफाइड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस। देयर शुड बी एन इमिनेंट थ्रेट टू पर्सन लाइफ और प्रॉपर्टी। बेटा ये है, पहले तो इनको नोट डाउन कर लो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लाइफ को हार्म हो, दूसरा प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तीसरा रीजनेबल फोर्स ही आप यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे? सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए, इंस्टेंट थ्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज मेरी किसी इंडिविजुअल से आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, मैं 4 दिन बाद मुझे याद आता है कि मेरी किसी के साथ लड़ाई थी, आई थिंक ही कैन
किल मी एनी टाइम। तो मैंने उस एप्रीहेंशन में 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद सामने वाले इंडिविजुअल को इतनी बुरी तरीके से हार्म पहुंचाया कि मैंने उसे ऑलमोस्ट हाफ डेड कर दिया है या बहुत ज़्यादा इंजरीज पहुंचाई। और जब मेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ तो आई यूज़ द प्लीड कि ये तो मैंने क्या किया है, दैट आई हैव यूज द प्राइवेट डिफेंस। द कोर्ट विल से वाज देयर एनी काइंड ऑफ इमिनेंट थ्रेट? नो। ठीक है, इमिनेंट थ्रेट होना ज़रूरी है। मियर एप्रीहेंशन इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ठीक है, 5 क्वेश्चन मिल गए, आगे चलते हैं। A would not be justified in using force against B just because he believes that someday he will be attacked by B. अभी मैंने बताया mere apprehension. Next है for an example, next example है if A try to commit robbery. क्या हो रहा है यहाँ पे? रॉबरी हो रही है in the house of B and B just draw his sword and chopped his head. Then this act of A would not be justified. क्यों भाई? मेरे घर में कोई रॉबरी करने आया है तो क्या मैं डिफेंस यूज़ कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, मुझे यहाँ पे बोला था। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस आपको एक चीज़ समझाता है, वो बोलता है वर्ड डिग्री। जितनी लेवल की फोर्स आपके पास आ रही है, ठीक है, जितनी लेवल का फोर्स आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है उतने लेवल का फोर्स आप यूज़ करेंगे। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट डिग्री। अगर कोई इंडिविजुअल रॉबरी करने आ रहा है आप उसे मार सकते हैं, ठीक है, बट अप टू सम एक्सटेंट, इतने एक्सटेंट तक कि आप उसका हेड चॉप ना कर दें। ठीक है, आप किसी का हेड चॉप करने के बाद ये कहते हैं आई कमिटेड दिस ऑफेंस फॉर माई प्राइवेट डिफेंस सो इट विल नॉट बी कंसिडरेबल। प्राइवेट डिफेंस के लिए आप उतनी ही फोर्स यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? आप उतनी ही फोर्स यूज़ करेंगे। फोर्स इक्वल्स टू फोर्स, उतनी ही फोर्स यूज़ करेंगे जितनी आपके अगेंस्ट यूज़ करी गई है। जितनी आपके अगेंस्ट यूज़ करी, आप रिटर्न में उतनी ही फोर्स से अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। रॉबरी करने है उसके हाथ पाँव पे मार सकते हैं, एक हेड पे आप रॉड मार दे, लेकिन इतना फोर्स ना हो कि वो बेहोश हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए। ठीक है, आप उसको बांध के रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो फोर्स लेवल होना चाहिए। अगर फोर्स आपका ज़्यादा हो गया तो वो डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना हीनियस ऑफेंस है उतनी ही लेवल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? एक बार क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हमारे पास? लाइफ और प्रॉपर्टी, दूसरा क्वेश्चन इमिनेंट डेंजर, तीसरा क्वेश्चन रीजनेबल फोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की, हमने बात करी है। फिर हमने बात करी रॉबरी की, चॉप्ड द हेड, जिसमें हमने डिग्री की बात करी है। ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, हमने डिग्री की बात करी है। इक्वल फोर्स फॉर द इक्वल ऑफेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख लो कौन कौन से बने हमारे। 1 2 3 4 5 6। चॉप्ड हेड को हमने कंक्लूड किया डिग्री से। ठीक है, 6 क्वेश्चन बनते हैं हमारे इस प्राइवेट डिफेंस के ऊपर। लिख लिया आपने क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? आगे चलते हैं, चलो। ठीक है, अभी तो मैंने बात करी एक रॉबरी की, जिसमें क्या किया था, मैंने एक इंडिविजुअल को हेड को चॉप कर दिया। एक और केस आया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक, 1825 का केस है बेटा। इसमें क्या था, स्प्रिंग गन्स। एक इंडिविजुअल ने, अंकल ने अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए क्या किया था, स्प्रिंग गन सेट कर दी थी। उन्होंने अपना एरिया जो था, कोई ट्रेसपास ना कर पाए, कोई चोर ना एंट्री कर पाए, उन्होंने क्या करा, पूरे के पूरा ये जो उनका घर था, ठीक है, इस घर की बाउंड्री पे उन्होंने क्या करा, स्प्रिंग गन्स सेट कर दी थी। ये है हमारी स्प्रिंग गन्स। हमारे डिफेंडेंट जो थे, हमारे प्लेंटिव जो थे, वो यहाँ से आए और उन स्प्रिंग गन्स की वजह से इंजर्ड हुए।
ठीक है। अब ये जो इंजरी हुई, हमारे जो हाउस के ओनर थे, इन्होंने डिफेंस लिया कि मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए ये स्प्रिंग गन सेट करी थी, बट द कोर्ट सेड स्प्रिंग गन सेट करना इज़ नॉट एन इक्वल डिग्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन चाहते ही हो, ठीक है, तो आप रीज़नेबल फोर्स यूज़ करो। आप वॉल्स बना सकते हो, आप वहाँ पे कांच लगा सकते हैं, रीज़नेबल फोर्स, ठीक है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट फोर्स। इज दैट क्लियर? चलो एक बार इसको लिख लो। लेट मी मार्क द क्वेश्चन, फिर हम आगे चलते हैं। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड कौन से ईयर का केस था? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। स्प्रिंग गन वाला कौन सा केस था? बहुत बार पूछा गया है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड, ठीक है। कैसा होना चाहिए? लिमिटेड फोर्स होनी चाहिए, एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट डिफेंस है हमारे पास मिस्टेक। चलो नेक्स्ट डिफेंस है मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इन बोथ कंडीशन नो डिफेंस इज अवेलेबल टू द डिफेंडिंग। ये हमने कल भी पढ़ा था। आपको नॉलेज नहीं है, आपका डिफ़ॉल्ट है, लेकिन डिफेंस हम नहीं देंगे। आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, तो हम आपको उस चीज़ का डिफेंस नहीं दे सकते। बट कैन वी रीड दिस स्लाइड? व्हेन ए डिफेंडेंट एक्ट्स अंडर अ मिस्टेक एंड बिलीव इन सम सिचुएशन देन ही मे यूज द डिफेंस ऑफ मिस्टेक to avoid his liability under the law of torts. Most of the time mistake of the fact of law is not an excuse because it is considerable कि लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। और फैक्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप फैक्ट के चक्कर में कुछ आपने पूरा आपका प्रोजेक्ट या आपका ऑफेंस ही या हो गया है या एक्ट गलत हो गया है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक्सक्यूजेबल नहीं कहते। जो मैंने आपको लास्ट टाइम अटेंडेंस का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं, जो मैंने आपको कल पुलिस ऑफिसर का ऑप्शन दिया था, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत फैक्ट उन तक पहुंचे और वो गलत इंसान को, राम को अरेस्ट करके लेके गए थे। याद है यहाँ पे मैंने राम को अरेस्ट करा था, हमने पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट दूसरे राम को करना था, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से किसी गलत इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिस्टेक, ठीक है। एक बार स्लाइड को बच्चा नोट कर लो। लेट मी मेंशन यू द क्वेश्चन। कितनी तरीके की मिस्टेक्स बताई गई हैं लॉ में? 2 तरीके की, ठीक है। इज दिस अवेलेबल? नो डिफेंस अवेलेबल। बहुत रेयर केस में होगा, ठीक है। जस्ट नोट दैट डाउन। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बाद के डिफेंसेस की, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे लॉ के, नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, डेफामेशन, ठीक है। सो जस्ट नोट दैम डाउन। फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपने बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो जस्ट मेंशन मी कि कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहे हैं, ठीक है। और जो भी हमने क्वेश्चंस को मार्क किया है, एक बार अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देख सकते हैं कि क्या ये जो हमने वर्ड्स मार्क किए हैं, क्या ये हमारे क्वेश्चंस में आए भी हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर कल की क्लास स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। जस्ट नोट इट आउट। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।